हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए डिटेल में समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है वो ज़ीरो लग रही है और ज़ीरो हमारी नेट फोर्स है। इज़ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। नॉन ज़ीरो वेलोसिटी मतलब जो ज़ीरो नहीं है, मतलब कोई भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड ऐसे। इफ़ येस, स्टेट द कंडीशन डेट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर उस पर हमारी नेट फोर्स ज़ीरो फोर्स लगे तब भी वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। हाँ, करता रहेगा। कैसे करेगा तो वो बताएंगे अभी आंसर में। आगे है इफ़ नो प्रोवाइड अ रीज़न। तो नो तो है नहीं इसका आंसर, तो ये वाला तो पार्ट छोड़ ही दो क्योंकि इसका आंसर ये ऐसे है। हमने अपने न्यूटन के पहले लॉ में क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। और जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, ये हमने टॉपिक बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में पढ़ा था। जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है उसकी कभी भी नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होती, और जो बैलेंस्ड फोर्स होती है उसकी हमेशा नेट फोर्स होती है ना, वो ज़ीरो होती है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि ये कार है, ये मूव कर रही है, ये कार है जो मूव करती जा रही है, और ये कार जब तक मूव करेगी जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स या ब्रेक्स वगैरह। मान के चलो ये जो कार है 20 न्यूटन की फोर्स से मूव कर रही है, और अगर जो रोड होगा वो भी उस पर 20 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। और ये हमेशा जो लेफ़्ट टू राइट होता है वो प्लस में होता है, जो लेफ़्ट टू राइट होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। और अगर जब हम इन दोनों फोर्सेस को, जो इसकी फोर्स है और जो रोड की फोर्स है, उन दोनों को जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर देंगे, -20 है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 20 प्लस माइनस -20 और ये हो जाएगा ज़ीरो। और जब तक इसकी नेट फोर्स ज़ीरो ना आ जाए मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, और जैसे ही नेट फोर्स ज़ीरो हो तो मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स है। और बैलेंस्ड फोर्स में क्या पढ़ा था कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए, बैलेंस नहीं अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। यहाँ पे तो बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता रहेगा। येस, इट इज़ पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल विद अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी इवन व्हेन द नेट फोर्स इज़ ज़ीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा, है ना। इतना समझ में आया। यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ द ऑब्जेक्ट ने इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स on an object is zero. According to the Newton's first law, the net external force, जो फोर्स लग रही है on an object is zero। जब तक उसकी net external force ज़ीरो होगी the object will either remain at rest, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, और move with constant velocity, अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा अपनी constant velocity के साथ। This means that the object can be moving, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, बट इट स्पीड एंड डायरेक्शन वेलोसिटी मस्ट स्टे द सेम। लेकिन उसकी जो स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड चेंज और डायरेक्शन चेंज तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज तो एक्सलेरेशन भी चेंज, और एक्सलेरेशन चेंज तो हमारी नेट फोर्स कभी ज़ीरो होगी ही नहीं, क्योंकि एक्सलेरेशन जब तक ज़ीरो है तब तक ही हमारी जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगी। अब बताता हूँ कैसे। अब देखो, किसी ऑब्जेक्ट का मास तो कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे कि 1 kg मान लो उसका मास है, और एक्सलेरेशन अगर ज़ीरो है तो कितना भी चाहे मास हो, जब किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो जो उसकी फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला m मल्टीप्लाइड बाई ए मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेरेशन। तो जब तक एक्सलेरेशन ज़ीरो तो हमारी फोर्स भी ज़ीरो होगी, नेट फोर्स भी ज़ीरो होगी। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ कारपेट इज़ बीटन विद अ स्टिक। जब कारपेट है, जैसे कि कारपेट है, उसे स्टिक से बीट मतलब ऐसा नहीं है कि कारपेट को मार रहे हैं, उसे झाड़ रहे हैं, तो डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। तो डस्ट नीचे आ जाती है, लेकिन जो कारपेट है तो डस्ट क्यों नीचे आ जाती है, उसमें क्यों नहीं रहती। ये हमने अपने इनर्शिया वाले उस टॉपिक में पढ़ा था,
जैसे कारपेट को मूव कर रहे हैं, जैसे ये कारपेट है इसे मूव कर रहे हैं तो ये तो कारपेट मोशन में आ गया, लेकिन इनर्शिया क्या कहता है, इसके ऊपर जो डस्ट है वो मोशन में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तब तक मोशन में रहेगा। जैसे कि ये पेन है, पेन को हम मोशन में लिया है, लेकिन जो वो उसकी डस्ट है ना वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहिए। हम हिला रहे हैं इसे कारपेट को, लेकिन जो उसकी डस्ट है वो तभी तो नीचे आएगी हिलाने से कारपेट को, क्योंकि जो ये है कारपेट है वो तो मोशन में आ गया, लेकिन जो डस्ट है वो मोशन में नहीं, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ये हमने अपने इनर्शिया वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जो इसमें डस्ट है वो रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी। जैसे कि कारपेट है, कारपेट भी अभी रेस्ट में है, और कारपेट पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगी और ये इसे हिलाने लगी तो जो उसकी जो डस्ट है ना, तो डस्ट वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहती है। ठीक है, अब आंसर देखते हैं इसका। व्हेन द कारपेट इज़ बीटन इट मूव्स क्विकली, है ना। मूव्स, जब कारपेट को बीट किया जाता है तो वो मूव्स क्विकली होता है, बट द डस्ट पार्टिकल रजिस्ट द मोशन ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो इस मोशन को रजिस्ट करती हैं, वो मोशन में नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? ड्यू टू इनर्शिया, एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द कारपेट। इस वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं कारपेट में से, क्योंकि ये कारपेट तो हिल रहा है लेकिन वो हिलेंगे नहीं, वो अपना नीचे गिर जाएंगे ग्रेविटी की उससे। सेपरेटेड फ्रॉम कारपेट, फॉलिंग ऑफ, नीचे गिर जाते हैं। थर्ड देखो, वाई इज़ इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। जो बस की रूफ होती है उस पर हम अपने लगेज वगैरह रखते हैं, बैग्स वगैरह रखते हैं, तो उन्हें रोप से क्यों बांधने के लिए कहते हैं? मान के चलो ये हमारी बस है, ये बस है और इसके ऊपर लगेज रखा है। जैसे ही अचानक से बस, ये तो अभी बस रेस्ट में और लगेज भी रेस्ट में, बस अचानक से मूव हुई, उस पर एक्सेलरेशन हुआ और वो मूव हुई, तो जो लगेज होंगे वो भी अभी रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। और वो जैसे ही अचानक से मूव हुई बस, तो ये जो लगेज हैं वो नीचे गिरने के उससे डर लगता है, नीचे ना गिर जाएं, क्योंकि वो अभी भी मोशन, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपना रहे हैं। वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। इस वजह से हम उन्हें अच्छे से बांध के रखते हैं रोप से कि वो नीचे ना गिर जाएं। इट इज़ एडवाइज टू टाई लगेज ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया द लगेज टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर ये बस रेस्ट में, लगेज भी रेस्ट में, तो जो लगेज होंगे बस पे ही मोशन लगा है ना, लगेज पे थोड़ी लगा है मोशन, तो ये जो लगेज होंगे वो नीचे गिर जाएंगे अपने रेस्ट। इस वजह से उन्हें रोप से बांधा जाता है। और मोशन में अगर बस और अचानक से ब्रेक लग जाए तो ये भी तो मोशन में अभी लगेज, तो वो ब्रेक लगेगी तो जो वो लगेज होंगे वो हमारे नीचे गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि वो अभी इनर्शिया मोशन में है, और वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेंगे। When the bus suddenly turns, stops or accelerate, unbalanced force act on it. Unbalanced force act करती है, इस वजह से लगेज विच कॉज टू फॉल, गिरने का डर लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल व्हेन देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल स्लोज डाउन ड्यू टू स्टॉप बिकॉज। जैसे कि बैट्समैन है उसने कितनी तेज़ी से हिट करी बॉल को, कितनी तेज़ी से बॉल मारी, तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक तो जाएगी। कि ऐसा तो है नहीं कि बैट्समैन ने बॉल मारी और वो चलती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। क्यों रुक जाती है बॉल? उस पर फोर्स लगता है। देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल। कौन फोर्स लगाता है? अपोजिंग द मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है उसके ऊपर। जैसे कि ये बैट्समैन है और बैट्समैन ने बॉल मारी तो वो ग्राउंड पे चल रही है, ग्राउंड पे कितनी जैसे चौका गया है और ग्राउंड पे चलती आ रही है, तो वो जो रोड होगा वो उस पर अपनी फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, इस वजह से हमारी बॉल रुक जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत मोशन में भी करे थे। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड लगा। फाइंड इट एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है कितना हुआ। फाइंड द फोर्स, फिर उसके बाद फोर्स भी बतानी है। और ऑन इट इफ़ द मास, अगर मास 7 टन हुआ, हिंट 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg, तो 7 टन्स में 7000 kg, क्योंकि 1 टन में 1000, 7 टन्स में 7000। क्वेश्चन देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं।
हाँ, अब देखो जो बस की इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड थी, क्यों थी? क्योंकि सिंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया बस ने 400 मीटर। देखो जो पहले गिवन हो ना तो गिवन लिख लिया करो, डिस्टेंस है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 400 मीटर ट्रैवल किया। टाइम कितना लगा 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में? 20 सेकेंड लगा। मास कितना था उसका? 7 टन्स था। 7 टन्स को हम केजी में ले आएंगे, क्योंकि मास हमेशा केजी में ही होता है, मास की यूनिट ही केजी होती है। हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है उस बस का, ट्रक का, सॉरी। जो ट्रक है ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आता जा रहा है, और उसका डिस्टेंस भी बता दिया, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसका टाइम भी बता दिया, और उस ट्रक का जो मास था वो भी बता दिया हमारा 7000 kg। अब हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालना है। देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हमारी मोशन की सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे भी काम आ रही है। देखो अब आप कहोगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी क्यों नहीं लिखा? वो भी तो हमारा, उससे भी तो एक्सेलरेशन निकल सकता है। और जो 2a इक्वल्स टू वी स्क्वायर, उसमें भी v आ रहा है, वो सॉरी उसमें भी a आ रहा है, लेकिन उन दोनों में हमें फाइनल वेलोसिटी की भी ज़रूरत होगी, और इसमें फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसमें कहीं उसकी ज़रूरत है वी की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से। अब डिस्टेंस क्या हमारा 400 मीटर, यू क्या हमारा 0, टाइम कितना 20 सेकेंड, प्लस प्लस हाफ है, हाफ लगा दो, ए की जगह क्या आएगा? ए ही आएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ए तो निकालना ही अभी। टी क्या है हमारा? 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड इंटू 20 स्क्वायर है ना, तो 400, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 400, 400 का 400 इक्वल्स टू का साइन इक्वल्स टू लगा दो, 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 को 1 से प्लस करेंगे 1 आएगा, और 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ए आएगा, और 1 ए को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ए आ जाएगा। देखो कितना स्टेप बाय स्टेप बताया। अब देखो ये एक्सेलरेशन निकालना है, तो 400, ये 200 है, यहाँ पे कोई मतलब ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, देखो 200 मल्टीप्लाइड बाय ए, तो तभी तो 200 ए होगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 400 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन ही का इससे काम नहीं चलेगा, हमें फोर्स भी चाहिए होगी। अब आप कहोगे कि फोर्स ही तो बोला था क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं करी थी, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है, m इंटू ए, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। इस वजह से हमने एक्सेलरेशन निकाला। तो फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है? 7000 है, एक्सेलरेशन कितना 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14000 आएगा। ये किस में आएगा? न्यूटन में आएगा, क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। आई होप समझ में आया होगा। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखो, अ स्टोन ऑफ 1 kg, स्टोन का मास बता दिया ये पहले से केजी में, क्योंकि मास हमारा केजी में होता है। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन, 1 kg के स्टोन को थ्रो किया गया, वेलोसिटी उसकी थी 20 मीटर पर सेकेंड, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम टू रेस्ट। फ्रोजन सरफेस मतलब जो उसका आइसी सरफेस है, उस स्टोन को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, तो वो रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं वो फेंका वो चलता ही आएगा, रुकेगा नहीं स्टोन, रेस्ट पे तो आएगा एक समय, एक पॉइंट में आने के बाद। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड थी, और जब उसकी जो रेस्ट पे आया वो स्टोन को फेंका एक जंग आके वो रुक गया, यहाँ पे स्टोन रुक गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि वो रुक गया ना, तो 0 हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, जब उसे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजा गया, तो उसे 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आने में उसे 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन, देखो उसे स्टोन को किसने रोका? फ्रिक्शन की फोर्स ने तो रोका था। तो व्हाट इज़ द फोर्स? हमें फ्रिक्शन फोर्स ही निकालनी है बिटवीन द स्टोन एंड आइस। अब देखो मज़ा आ जाएगा, बहुत छोटा सा है। जो मास है स्टोन का उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 kg है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी? इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी वो रेस्ट पे आ गया था कि 0 हो गई। डिस्टेंस कितना था? 50 मीटर था। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब कहोगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी भी तो था, तो उसमें टी आ रहा है ना, टाइम तो हम पे है ही नहीं।
इस वजह से। अब वी स्क्वायर मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी को, कि फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0 थी, 0 का स्क्वायर तो हमारा 0 ही होता है। 20 का स्क्वायर यू थी इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी 20 थी, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ये हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव उसमें आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी और 20 मीटर से 0 मीटर पर सेकेंड पे आ गई, तो उल्टा हुआ ना, नेगेटिव हुआ, तो इस वजह से नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन। अगर 0 मीटर पर सेकेंड होती, उससे 20 मीटर होती, 30 मीटर होती, तो वो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है ना। अब 2a एस है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है हमारा, a तो निकालना ही है, तो a लिख दिया यहाँ पे। s कितना है 50 है, 50 मीटर डिस्टेंस है हमारा s, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर ही लिख दो, अभी 0 भी लिख सकते हो। 20 का स्क्वायर 400, 52 जा 100, और a से मल्टीप्लाई करेंगे 100 a। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, तो इसे हटा दो 0 को। -400 है, -400, ये 100 इंटू a इधर जाएगा, ये अभी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारा -4 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 से 2 0 कटी, बचा -4, तो एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकलता है, उसकी ऐसा यूनिट ही यही है। अब देखो फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल्स टू हमारा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता है। फोर्स निकल जाएगा हमारा, मास कितना था 1 kg था स्टोन का, फोर्स था इतना, वो एक्सेलरेशन था इतना, और फोर्स निकल जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा, और फोर्स की ऐसा यूनिट होती है हमेशा न्यूटन। बस इतना ही था, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। 8000 kg का एक इंजन था, उसने 5 वैगन की उसमें उस ट्रेन में ना 5 वैगन्स थे, और उसमें ईच वैगन का क्या था हमारा मास था 2000 kg, तो 5 वैगन्स के 10,000 kg हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा ट्रेन का, देखो इंजन का 8000 kg, और वैगन्स थे उसके अंदर 5, उनका एक वैगन का 2000, तो 5 वैगन के 10,000, और 10,000 में अगर 8,000 प्लस करोगे, उसके इंजन को ही प्लस करोगे, इंजन के वेट को, तो हमारी टोटल ट्रेन का वेट आ जाएगा। टोटल ट्रेन का 10,000 प्लस 8,000 18,000। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, मतलब हॉरिजॉन्टल सीधे सीधे ट्रैक पे चलते जा रहे हैं। इफ़ द इंजन एग्जर्ट अ फोर्स, अब देखो इंजन भी तो फोर्स लगाएगा उस ट्रेन को चलाने के लिए, तो इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है वो। अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो इंजन फोर्स लगाएगा तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगी, ट्रैक जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स, और जो ट्रैक है वो 5000 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। देन कैलकुलेट, तो अब उसकी एस्केलरेटिंग फोर्स निकालनी है और एस्केलरेशन निकालना है ट्रेन का। समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले अपना गिवन लिख लो, मास ऑफ द इंजन 8000 kg, नंबर ऑफ वैगन 5 वैगन्स थे, मास ऑफ ईच वैगन 2000 kg, एक वैगन का मास 2000 kg था। टोटल मास कितना हो जाएगा वैगन्स का, 5 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा 10,000। अब टोटल मास निकालना है ट्रेन का, इंजन प्लस वैगन, टोटल तभी तो निकलेगा, इंजन का और वैगन का ऐड कर दोगे तो 8000 किसका था इंजन का था, 10,000 किसका था वैगन्स का था, टोटल हो गया 18,000 kg, इतना मास हो गया। अब फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन, अब इंजन भी तो फोर्स लगाया उसे चलाने के लिए, 40,000 की न्यूटन की फोर्स इंजन लगा रहा था। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी थी 5,000 न्यूटन की थी, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी हमारी, देखो 40,000 ये लगा रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ये निकाल रहा था, अब नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, तो 40,000 न्यूटन में से 5,000 को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट फोर्स आ जाएगी 35,000 न्यूटन। अब यूजिंग, अभी सॉरी गाइस अभी पापा आ गए थे, तो समझते हैं यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ में हमने ये इक्वेशन डिराइव करी थी ना, आप चाहो तो वीडियो देख भी सकते हो, बहुत ही डिटेल में समझाया था, और उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी एंड में आके सॉल्व करे थे। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, F इक्वल्स टू एम, ये हमने इक्वेशन डिराइव करी थी। और तो ए कितना आ जाएगा हमारा, ए तो यहीं पर रहेगा, और एफ है, एफ देखो ए था, ए तो अपनी प्लेस पे ही रहेगा, जो एफ है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में एम को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ए में आएगा, तो इधर जाएगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो जिसे इतनी चीज़ बेसिक चीज़ भी ना पता हो ना, तो इस वजह से बता रहा हूँ मैं। तो ए इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एम, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा 35,000 अपॉन 18,000, एक्सेलरेशन आ जाएगा, से कट करेंगे तो 1.94 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब नेट फोर्स कितनी आ गई हमारी, नेट फोर्स तो हमने निकाली थी अभी 35,000 न्यूटन थी, है ना, और एक्सेलरेशन हमारा निकल ही गया 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देगा कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें।
अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑटोमोबाइल, एक ऑटोमोबाइल है, व्हीकल, थोड़ा मुँह से उल्टा सीधा निकल रहा है क्योंकि यार वो जब से बोलते बोलते थक गया हूँ। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 15,000 kg। एक मोबाइल था, उसका जो व्हीकल का मास था ना वो 1500 नहीं 1500 kg है। वॉट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले आप गिवन लिखो, मास कितना था व्हीकल का, मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ। मास था 15,000 kg और नेगेटिव एक्सक्लेरेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सक्लेरेशन हुआ है। मतलब जैसे कि किसी भी स्पीड से वो मूव कर रहा होगा तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान के चलो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है, उसमें नेगेटिव एक्सक्लेरेशन कितना हुआ, तो नेगेटिव एक्सक्लेरेशन हमेशा माइनस में निकल के आता। क्वेश्चन को समझो, एक ऑटोमोबाइल है, उसका मास इतना है, तो उस वो ऑटोमोबाइल जो व्हीकल है चल रहा है कांस्टेंट स्पीड या कैसी भी स्पीड से वो चल ही रहा है, तो उसे रोकने के लिए हम नेगेटिव एक्सक्लेरेशन करना पड़ेगा। उसे रोकने के लिए रिटार्डेशन करना पड़ेगा। नेगेटिव एक्सक्लेरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब गिवन तो हमने देख ही लिया है, नेगेटिव एक्सलेरेशन माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने फोर्स देखी थी, फोर्स दिखानी है कि कितनी फोर्स से वो जो व्हीकल है वो कितनी फोर्स लगाई उस पर, तब जाके वो स्टॉप हुआ व्हीकल। तो फोर्स इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है एम मल्टीप्लाइड बाई ए, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेरेशन। फोर्स कितना है, फोर्स ही तो निकालना है, तो मास कितना है हमारा 1500 और एक्सलेरेशन नेगेटिव है तो माइनस 1.7, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2550 न्यूटन माइनस का। अब देखो इसे हम 2550 न्यूटन इसका आंसर होगा। आप कहोगे माइनस में क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस में इसलिए नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव हो रहा है, जो व्हीकल है वो रुक रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में रुक रहा है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये व्हीकल है, वो किसी ना किसी फोर्स से चल भी रहा होगा, है ना, तो उसे ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें अपोजिंग फोर्स लगानी होगी। तो अपोजिंग फोर्स कितनी है, तो अपोजिंग फोर्स है 2550 न्यूटन। मतलब इतनी फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है तब जाके वो रुक रहा है। तो इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इतनी फोर्स लगा रहा है ना। आई होप थोड़ा सा रिलेट कर लिया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, 9th वाला तो बहुत आसान है, एक वर्ड का है। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम का फॉर्मूला हमने मोमेंटम के टॉपिक में देखा था, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा था। मोमेंटम जो मास है और जो वेलोसिटी है, जब मोमेंटम क्या होता है हमारा, अगर मास जितना होगा वेलोसिटी जितनी होगी उतना ही हमारा मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करते हैं उसे ही हम कहते हैं मोमेंटम। तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एम वी, तो ये आ गया हमारा एम वी, ये डी ऑप्शन में है, तो इस पर टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है, वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट को मूव करवाने में 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी पे वो मूव करवा रहे हैं। व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो जो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी देखते हैं। तो देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव, देखो ये जब टॉपिक हैं, ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आपकी तभी क्लियर होगी जब जो इसके अंदर के टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे, है ना, तो उन्हें जाके ज़रूर पढ़ लेना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट एक्सक्लेरेशन ज़ीरो, और जैसी उसका एक्सक्लेरेशन हमारा ज़ीरो होगा। क्यों होगा, देखो जैसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग गई तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, उसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ गई तो ये हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, वो उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग ही नहीं रही, वो कांस्टेंट अपनी स्पीड से, जैसे 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसी स्पीड से करेगा, तो उसका एक्सक्लेरेशन ज़ीरो होगा। अगर 5 मीटर पर सेकंड हो जाए, कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाए, तो उसका एक्सक्लेरेशन ज़ीरो नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज़ ज़ीरो। अगर एक्सक्लेरेशन ज़ीरो हुआ तो हमारी नेट फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। कैसे होगी, देखो फोर्स का फॉर्मूला आता हमारा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सक्लेरेशन। तो फोर्स अगर हमारी एक्सक्लेरेशन ही जीरो हुई तो मास उसका कितना भी हो, जैसे 60 kg हो उसका मास है, तो कितना भी मास हो तो 60 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ही आएगी नेट फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स कितनी होगी, 200 न्यूटन होगी। कैसे होगी, क्योंकि अगर नेट फोर्स हमारी ज़ीरो है तो क्या होगा, ये बैलेंस्ड फोर्स है, और बैलेंस्ड फोर्स में हमने पढ़ा था जैसे कि
कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। हमने न्यूटन के पहले लॉ में भी समझा था। और हमारा न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी पलट के 200 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका साइन माइनस होगा, है ना। तो इस वजह से तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी ही हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस 10th क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपके अंदर के जो टॉपिक हैं, चैप्टर के बीच के जो टॉपिक हैं, जैसे कि न्यूटन के 3 लॉ, इनर्शिया वगैरह, ये सब क्लियर नहीं है तो ये आपका मुश्किल ही क्लियर हो पाएगा। और जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है तो उन्हें तो बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। 11th क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, फिर एडिशनल भी करेंगे, इंडेक्स भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, सबकी अलग अलग वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।